नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी पॉलिटी की सीरीज जो इंडियन पॉलिटी की है वो सीरीज जारी है। लगातार हम टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और उनकी साथ में व्याख्या भी देख रहे हैं। आज भी हमने 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन ऐड किए हैं। ध्यान रखना, अगर आप भारत में किसी भी एग्जाम, किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर अगर वहां पर इंडियन पॉलिटी अगर सिलेबस में लिख रखा है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को आप पूरा देखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम से पहले भी देखिएगा, अभी भी देखिएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को देख के जाएगा, आपको जरूर इनसे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो देखिए, आज हमने 50 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए जो कि हर परीक्षा के अंदर बार बार वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उनकी व्याख्या से हम और भी प्रश्न निकालने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बीच बीच में ये भी बताता रहूंगा कि ये क्वेश्चन आने लायक है या फिर न आने लायक है, या फिर इसे कौन सा क्वेश्चन इससे इर्द गिर्द और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम बीच बीच में जानकारी लेते रहेंगे। और उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और इसी उम्मीद के साथ में ज्यादा समय खराब न करते हुए आपका और आपकी तैयारी को देखते हुए ये क्लास स्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा, अपने हर मैं बार बार बोलता हूं, हर रोज बोलता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्लास को पूरी देखेगा और क्लास पूरी देखने के बाद में अपना कमेंट करके बताएगा कि यह क्लास आपको कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन है टोटल और 50 के 50 आप देख के जाएगा, आपको जरूर फायदा होने वाला है। और हाँ, पूरा मिक्स में है, यानी कि एक चैप्टर को नहीं लिया गया है, पूरे क्वेश्चन मिक्स में आएंगे। चाहे इंडियन पॉलिटी में कौन सा भी टॉपिक हो सकता है, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे नीति निर्देशक हो, संविधान संशोधन हो या संविधान सभा हो, पूरा का पूरा मिक्स में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन आगे आ चुका है आपके स्क्रीन पर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की संख्या निर्धारित की थी। क्या 389 की थी, या फिर 324 की थी, या फिर 284 की थी, या फिर 15 की थी? तो ध्यान रखना, इस हिसाब से देखा जाए, भारत के अंदर जब सबसे पहले जो संख्या निर्धारण करने की बात आई थी उससे क्रिप्स मिशन पहले जरूर आया था, लेकिन आखिर में ये कैबिनेट मिशन ही वो थी योजना, कैबिनेट मिशन ही वो योजना थी जिसके द्वारा भारत में क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका? संविधान सभा का गठन किया गया था, यह आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन। जबकि एक प्रश्न और आता है कि भारत का पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो माउंटबेटन योजना, यह आपको ध्यान रखना। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ था और सबसे पहले इसी संविधान सभा ने जो सीटों की संख्या है वो कितनी निर्धारित की थी, 389 निर्धारित की थी, यानी कि 389 निर्धारित की थी, यह संख्या निर्धारित की थी। और इन संख्याओं के अंदर 292, ठीक है ना, और 93 और कौन सी संख्या थी, 4 संख्या और थी। ये क्या थे? ये आपके प्रांत बोल सकते हो या फिर अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर प्रांत बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से आप प्रांत लिख सकते हो। और कई बार एक प्रश्न आता है कि ब्रिटिश भारत, अगर ब्रिटिश भारत शब्द लिखा आ रहा है तो इन 292 को 4 और ऐड कर देना, तो वो टोटल 296 हो जाएगी। ये कहां से थे? ये देसी रियासत से थी भाई। प्रश्न ढंग से पढ़ना, ये प्रश्न यहां से बार बार आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको पूरे आंकड़े याद होने चाहिए। देखिए, 93 देसी रियासत थे, 4 आपके चीफ कमिश्नर थे। क्या थे? चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर। और ये कमिश्नर आप एबीसीडी से याद रख सकते हो, ए, बी और सी और डी। ए से अजमेर, ठीक है, और बी से क्या था? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कौन सा वाला? पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान भाई, ठीक है ना। और सी कुर्ग था जो कर्नाटक के अंदर है, और डी दिल्ली वाला था भाई। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी, क्योंकि आपको पता होगा माउंटबेटन योजना के तहत क्या होता है? भारत का विभाजन होता है, भारत विभाजन होता है। और विभाजन के बाद में क्या हुआ? विभाजन के बाद में जो सीटों की संख्या है वो कितनी हो गई? अब हो गई ये सीटें 324। ध्यान रखना, विभाजन के बाद माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इसी विभाजन के बाद अब संविधान सभा की सीटें कितनी रह गई?
अब संविधान सभा की जो सीटें हैं वो कितनी रह गई, 324। अब इसके अंदर फिर से वापस 200 कितने थे, 32 हो गए, और यहां पर कितने थे, 89, और यहां पर कितने हो गए, 3। ठीक है, ये क्या थे, ये प्रांत थे भाई, ठीक है, ये प्रांत थे, और ये क्या थे, देसी रियासत। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है आपको, ये जितना भी आंकड़ा लिखा हुआ है वो सब पता होना चाहिए। और ये चीफ कमिश्नर थे। चीफ कमिश्नर कम कैसे हो गए, तो ध्यान रखना, एक चीफ कमिश्नर जो कि बलूचिस्तान वाला था वो कहां चला गया था, पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो अब आपको पता होना चाहिए, सीटों का वर्गीकरण प्रश्न आएगा तो इनमें से ही आने वाला है। अब देखिए एक आंकड़ा और आ रखा है, और वो भी आंकड़ा ध्यान रख लेना, जो 284 है, वो 284 है, वो आपके हस्ताक्षर किए थे जब संविधान सभा द्वारा संविधान पूरा तैयार हो गया था, उस समय जब हस्ताक्षर किए थे उस समय 284 थे। इस प्रश्न का आंसर शुरुआत में कितना था, 389। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 389, 292 प्रांत से, 13 देसी रियासतों से, 4 चीफ कमिश्नर से, कौन कौन से, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्द, दिल्ली। लेकिन भारत पाक का जब विभाजन हुआ, ध्यान रखना विभाजन माउंटबेटन योजना से हो रहा है, और माउंटबेटन योजना से जब विभाजन हुआ तो 324 सीटें रह गई, और 324 रह गई तो 232 प्रांतों से, 89 यानी कि देसी रियासतों से, और 3 आपके चीफ कमिश्नर। तो ध्यान रखना ये पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा 390 हो गया, 324 हो गया, 284 हो गया, और 15 क्या थी, 15। ध्यान रखना इसी संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना महिलाओं की संख्या संविधान सभा के अंदर जो महिला कैंडिडेट है उन महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन है भाई टोटल, ठीक है ना, आप धैर्य बना के रखें, पूरे के पूरे क्वेश्चन हम आज ही करने वाले हैं। ध्यान रखना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? क्या वो लोकसभा अध्यक्ष के समान है, या फिर भारत का महान्यायवादी, या फिर उच्चतम न्यायालय का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष? तो बताइएगा आप, ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा भारत के केग है ना कंट्रोलर एडिटर जनरल को हम हटाते हैं? ध्यान रखना, तो ध्यान रखना एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, उसके अलावा एक केग, ठीक है, उसके अलावा कौन है, उसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग के भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर अन्य चुनाव आयुक्त, दोनों बोल सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश, इन सब को हटाने की विधि एक ही है। ध्यान रखना एक ही विधि है, लेकिन हम हटाते जो विधि है वो महाभियोग है, लेकिन ध्यान रखना हटाते हैं उस विधेयक को तो महाभियोग हम कहते हैं, लेकिन महाअभियोग जैसा शब्द इनके लिए जो हटाने की विधि है, इनके लिए संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है। अब देखिए जो हटाने की विधि है, वो हटाने की विधि विशेष बहुमत है। ध्यान रखना कैसा बहुमत, विशेष बहुमत से हटाते भाई। ध्यान रखना विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब है कुल सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए भी। कुल सदस्यों का तो बहुमत होना चाहिए, लेकिन एक और शर्त है इसके अंदर, क्या है, जिस दिन ये वोटिंग होगी उस दिन उपस्थित और मतदान करने वालों का, ध्यान रखना, जिस दिन उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना होना चाहिए, करने वालों का 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। और इस विधि से अगर यह बिल पास हो जाता है इस हिसाब से, तो फिर इनको वो पद राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात यह, इनको हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन के अंदर यह बिल लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा के अंदर लाएंगे तो 50 सदस्य, अगर लोकसभा के अंदर लाना है तो 100 सदस्य उनको बिल पहले प्रस्ताव रखेंगे। फिर उस जो राज्यसभा है तो उसका सभापति, लोकसभा है तो उसका स्पीकर, वो तय करेंगे ये आरोप जो कदाचार और अक्षमता जैसे जो आरोप लगे हैं, वो उनके आरोप लगे हैं तो उनको क्या समिति बैठानी है या ना बैठानी है। अगर वो जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सभापति और अध्यक्ष स्पीकर हैं, अगर वो वहां से ही अगर इस प्रस्ताव को रद्द कर देते तो आगे नहीं जाएगा। अगर ये
जब समिति का गठन का आदेश दे देते हैं तो फिर सदस्य समिति गठित होती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, एक विधि विशेषज्ञ होगा। ये 3 कमेटी बैठती है, ये सब साबित कर लेती है तो फिर वापस से सदन में जाता है बिल और फिर यहां पर इस प्रोसेस से जब पास होगा तो फिर राष्ट्रपति एक आदेश निकालेंगे और उसके द्वारा ही क्या होने वाला है, वो पद से हट जाएंगे। तो ध्यान रखना जो किए गए उनको हटाए जाने की जो विधि है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के क्या है, समान ही है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, कैग और भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इन तीनों को हटाने की विधि यही है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो महाभियोग हम जरूर बोलते हैं इसको भाषा में कि भाई महाभियोग प्रक्रिया से हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह को हटाते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो क्या वो तारीख 26 अक्टूबर 1962 थी, 3 दिसंबर 1971 थे, 25 जून 1975 थे, 26 जून 1975 थे। तो देखिए ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। सरकार देखिए भारत के अंदर 3 प्रकार से आपातकाल लागू होता है। एक तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत संवैधानिक तंत्र अगर फेल हो जाए किसी राज्य के अंदर तो वहां पर लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, और एक 360 के तहत क्या होता है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आज तक लगा नहीं, संवैधानिक तंत्र विफल बहुत सारे राज्यों के अंदर लगा, लेकिन सबसे पहले पंजाब के अंदर लगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए हम बात यहां पर 352 की करते हैं, तब तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप बता सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 352 के तहत ही ये इसकी घोषणा की गई। और यहां पर देखिए एक शब्द लिख रखा है आंतरिक अशांति, और यही शब्द उन्होंने यूज किया था, किसने, जिस समय प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने, और इस समय 352 के अंदर एक शब्द लिख रखा था आंतरिक अशांति। आंतरिक, ध्यान रखना, आंतरिक अशांति, अशांति, आंतरिक अशांति, या फिर क्या होगा, युद्ध और बाह्य आक्रमण, या फिर युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण, युद्ध बाह्य आक्रमण, ठीक है ना। इसी शब्द का फायदा उठाया और यह लिख रखा है आंतरिक अशांति। इन्होंने बोला कि भाई आंतरिक, देश के अंदर आंतरिक अशांति फैल गई है और इसलिए देश के अंदर क्या लगाना पड़ सकता है, मतलब देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना होगा। और यह कब से लगा था, तो ध्यान रखना 25 जून 1975 के को ये लग गया था, इसके उद्घोषणा या फिर घोषणा माने, तो ये इसी तारीख से लगा है 25 जून 1975 से। अब देखिए अभी वर्त, ये तो पहले जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय ये मूल संविधान के अंदर ये व्यवस्था थी, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ध्यान रखना 44वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना 44वां संविधान, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया है, अब ये आंतरिक अशांति शब्द है, इसकी जगह अब लिख दिया है भाई सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह है। और उसके अलावा आगे ये शब्द लिख रखे हैं युद्ध है या फिर बाह्य आक्रमण है। तो अब है ना, ध्यान रखना, अभी वर्तमान के अंदर जो शब्द लिख रखे हैं 352 के अंदर वो शस्त्र विद्रोह है, यानी कि देश के अंदर तब तक अगर शस्त्र क्रांति जैसी घटनाएं न हो जाए या फिर शस्त्र विद्रोह होना चाहिए, कोई गोलियां चल रही हो या फिर आपने आपस में कुछ शस्त्रों से लड़ने स्टार्ट हो गए और देश के अंदर, पूरे देश के अंदर माहौल ऐसा खराब हो गया हो जिसके कारण अब वहां पर जो भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं संभालना मुश्किल है, तब ही 352 लगाया जा सकता है। अब ऐसे नहीं लगाया जा सकता है कि देश के अंदर आंतरिक अशांति फैल गई है या फैलने वाली है और उसके आधार पर हमने क्या किया, 352 ठोक दिया, भाई ऐसे नहीं हो सकता। अब ठीक है ना, अब आपको यह पक्का होना चाहिए कि शस्त्र विद्रोह जैसे क्रांति हो चुकी है या फिर देश के अंदर ऐसी घटनाएं घटने वाली है। अगला देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में,
संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, या फिर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में, या फिर एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 87 है उसके अंदर भारत का जो राष्ट्रपति है अभिभाषण देता है, वो ध्यान रखना एक साथ में देता है और दोनों संसद के सदनों को देता है। और ध्यान रखना ये बैठक बुलाता कौन है? ये जो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है, ध्यान रखना ये जो संयुक्त अधिवेशन की बैठक है, वो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक है वो बुलाता कौन है? अधिवेशन की बैठक तो ध्यान रखना आहूत करता है बैठक। आहूत का मतलब कई बार यही शब्द मिलता है आपको, आहूत कौन करता है? तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न यहां आता है, अध्यक्षता कौन करता है? तो आप ध्यान रखना लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा के स्पीकर करते हुए संयुक्त अधिवेशन है ना, लोकसभा के स्पीकर महोदय इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये आपको प्रश्न ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान होने चाहिए। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, जबकि एक साथ समेत संसद दोनों सदनों के अंदर भाषण कौन देने वाला है? राष्ट्रपति महोदय देने वाले। भाई अगला प्रश्न देखिए, नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को, 13 दिसंबर 1940, या फिर 29 अगस्त 1947। बताइएगा इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखिएगा, सॉरी देखिए 13 दिसंबर 1940 को क्या होता है? 13 दिसंबर 1940 को जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 10 दिसंबर, 11 को तीसरी, और 12 को चौथी, और ये पांचवी बैठक थी भैया, पांचवी बैठक 1940 की थी जो 13 दिसंबर को थी। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने किसने रखा था? तो जनहित उद्देश्य प्रस्ताव किसके सामने? संविधान सभा के सामने। तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जेएल नेहरू ने रखा था। भाई ध्यान रखना ये किसके सामने रखा था? तो ध्यान रखना ये संविधान सभा के सामने रखा था, संविधान सभा के सामने रखा था। और ये पास कब हुआ था? यही प्रश्न अपने पूछा गया है। तो 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया था। ध्यान रखना कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज आप इसे कोई उद्देशिका बोलते हैं, इसी को प्रस्तावना बोलते हैं। आप आज जो प्रस्तावना देख रहे हैं ये वही इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। तो चलते हैं, उसके अलावा देख लीजिएगा 24 जनवरी 1950 जो कोई संविधान सभा की क्या है? अंतिम बैठक है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कौन सी है? तो अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक ये वाली है भाई, संविधान सभा की अंतिम बैठक है कौन सी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक। 13 दिसंबर हो गया, और 29 अगस्त 1947 जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तारीख, जो कि क्या हुआ था? प्रारूप समिति का ड्राफ्टिंग कमेटी, या फिर क्या बोल सकते हो मसौदा कमेटी की स्थापना हुई थी। प्रारूप समिति की स्थापना, आगे और प्रश्न आएगा प्रारूप समिति का, उसके बारे में और डिटेल से जानकारी ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 नंबर प्रश्न, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? जनहित याचिका क्या कनाडा से हुई, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई, यूनाइटेड किंगडम, या फिर ऑस्ट्रेलिया से हुई? तो ध्यान रखना जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका पहले तो यही पता होना चाहिए जनहित याचिका क्या है। कोई भी ऐसा व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति, वो न्यायालय जाने में या फिर आर्थिक रूप से या फिर कुछ और कारणों से अगर न्यायालय जाने में वो सक्षम नहीं है, तो उसकी ओर से कोई दूसरा व्यक्ति भी न्यायालय में जा सकता है और वो न्यायालय में उस व्यक्ति को न्याय दिला सकता है। इसमें व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, उसको ही जनहित याचिका कहा जाता है भाई, ठीक है ना, जनहित याचिका। अब देखिए इसकी जो सबसे पहले शुरुआत है, अब देखिए इसकी सबसे पहले शुरुआत ध्यान रखना यह कहां हुई थी? सबसे पहले तो ध्यान रखना यूएसए के अंदर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ना, यूएसए, ठीक है ना। लेकिन भारत में कब हुई? तो ध्यान रखना 1979, ठीक है। कौन सा मामला था? हुसैनी आरा मामला, ठीक है ना। कौन सा? हुसैनी
यूसनी आरा बनाम कौन सा, यूसनी आरा बनाम कौन सा वाला, बिहार राज्य, ठीक है ना। इसी मामले के अंदर सबसे पहला मामला बिहार राज्य वाला, यह हुसैनी आरा जो बिहार का मामला है। और ध्यान रखना इसी मामले के अंदर सबसे पहली यह जनहित याचिका लगाई गई और उस समय दो व्यक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, एक तो पीएन भगवती, ध्यान रखना इन दोनों व्यक्तियों का कई बार पूछा गया अभी, पीएन भगवती, और एक व्यक्ति और है वी आर कृष्णा, ठीक है। तो ध्यान रखना वी आर कृष्णा और पीएन भगवती, जिन्होंने सबसे पहले इस जनहित याचिका को भारत के अंदर प्रोत्साहन दिया और या फिर इन्होंने लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले यूएसए, भारत में 1979 हुसैनी आरा बनाम बिहार राज्य का मामला था जो सबसे पहले भगवत इसी के अंदर जनहित याचिका लगाई गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीच में कमेंट करके जरूर बताएगा आपको क्लास कैसी लग रही है या फिर कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह भी आप बता सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं आवाज क्लियर आ रही है ना। चलिए ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए आगे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है भाई। पहला कथन देखिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अगला है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे। यह अगला है देखिए, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। और अगला है, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। अब बताना क्या है, आपको सही कथन बताना है। तो भाई ध्यान रखना, जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसके अंदर जो चुनाव हुए थे वो ध्यान रखना प्रत्यक्ष नहीं हुए थे। प्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है, सीधी जनता डायरेक्ट भाग लेती है, जबकि यह चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष, यानी कि उनके जो अपने हम चुनते हैं प्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि आगे अब उनका वो मतलब चुनते हैं आगे प्रतिनिधि। आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब आगे प्रतिनिधि चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, न कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष। जब आप लोकसभा विधानसभा के अंदर आप डायरेक्ट वोट देते हो वो प्रत्यक्ष चुनाव है, ध्यान रखना। अब यह पहला सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन पहला पूछ रहा है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये भाई साहब ये पूछ रहा है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, मतलब ये तो गलत हो गया। और यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्य थे, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम, क्योंकि यह पूछ रहा है पहला बोल रहा है ना यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे, वयस्क मताधिकार पर आधारित थे। यह पहला ही गलत, इन्होंने गलत लिखा है। सॉरी भाई, यह सही है एकदम, वयस्क मताधिकार आधारित नहीं थे। एक तो यह सही है, वो बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह गलत हो गया एक। वो बहुदलीय संरचना नहीं थी यानी का मतलब वो बहुदलीय संरचना थी भाई, ठीक है ना, यह थी। और ये कई समितियों के माध्यम से कार्य थे, यह एकदम सही है, यह एकदम सही है। इसका मतलब ए और डी तो सही है, ए और डी सही है। मैं वापस बता रहा हूं, जो संविधान सभा थी वो एक तो वयस्क मताधिकार आधारित नहीं थी, यह कथन एकदम सही है, क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव नहीं किया गया था, ठीक है। प्रत्यक्ष वो अप्रत्यक्ष थी भाई, संविधान सभा अप्रत्यक्ष थी, ठीक है। और अगला है ये बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कथन गलत लिख रखा है, लेकिन वो संरचना थी, बहुदलीय संरचना थी, लेकिन ये कई समितियों के माध्यम से कार्य थे, ये कथन सही है। इसका मतलब इनमें से कौन सा कथन सही है, तो दो ही कथन सही है, ए और डी दोनों कथन एकदम सही है। मतलब वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और वो कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये दो कथन गलत है। यहां पर अप्रत्यक्ष आना चाहिए था और यहां पर बहुदलीय संरचना थी, नहीं होना चाहिए था, तो ये कथन भी सही हो जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और उसके अलावा एक ध्यान रख लेना, देशी रियासतों से क्या हुआ था, जो सदस्य चुने गए थे 10 लाख पर सदस्य एक सदस्य होना था और उनको मनोनीत किया गया था, यह भी ध्यान रखना। तो संविधान सभा का मनोनीत भी था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। और ध्यान रखना जो ये लिख रखा ना वयस्क मताधिकार नहीं था, तो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अप्रत्यक्ष चुनाव था, वयस्क मताधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार का मतलब है किसी भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का वोट देके, है ना, किसी भी के साथ में किसी का भेदभाव न करते हुए 18 साल से अगर अधिक उम्र है तो उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो चलते हैं अगला 8वां प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई, गौर वाला
प्रतिवेदन या फिर कृपलानी समिति या फिर संतानम समिति या फिर भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये देखिए जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये सबसे बड़ी संस्था वो संस्था है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है। भारत सरकार के अंदर जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो भी संस्था काम कर रही है, वो अगर हमारे जो भी भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार का करते हैं, तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करने या फिर उनकी जांच करने का कार्य कौन करती है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। और ध्यान रखना इसकी स्थापना, ध्यान रखना, संतानम समिति की सिफारिश पर 1964 में जब संतानम समिति बनती है और इसी ने सिफारिश की थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की, और इसमें इसकी स्थापना की गई। तो ध्यान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? भाई यह बोल रहा है 377 नियम के अनुसार एक दिन के अंदर लोकसभा कितने मामले उठा सकते हैं? क्या 19 उठा सकते हैं, या फिर 21 उठा सकते हैं, या फिर 20 उठा सकते हैं, या फिर 22 उठा सकती हैं? यह एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो कि आ गया था परीक्षा के अंदर। तो आपको याद रखना है 21 मामले एक दिन के अंदर उठाए जा सकते हैं। लोकसभा द्वारा 21 मामले एक दिन के अंदर साथ में उठाए जा सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद नंबर मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद नंबर एक तो 79 कई बार पूछा जाता है, एक है अनुच्छेद नंबर 80 और एक अनुच्छेद नंबर 81। ठीक है ना। अब इन तीनों को एक साथ में याद करना, यानी कि आप यहां पर एक लिख लीजिएगा सरला। ठीक है। अब देखिए, अब इनके 3 टुकड़े कर दीजिए। स से संसद, यानी कि संसद का इसमें वर्णन है भैया। अगला है र यानी राज्यसभा। ठीक है। अगला देखिए ला से लोकसभा। तो ये 3 अनुच्छेद आपको ऐसे के ऐसे याद होने चाहिए। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, यानी कि सरला। एक तो बार तो सरला लिख लीजिएगा और यहां से 79 से स्टार्ट कीजिएगा, 81 तक जाने दीजिएगा। और ठीक है ना, यह आपको पता होना चाहिए। संसद जो कि प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और राज्यसभा और लोकसभा जैसे जैसे प्रश्न आते हैं हम आगे और भी जानकारी लेते रहेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान बनाने हेतु किस आधार पर एक संविधान की सभा की स्थापना की जाएगी? क्या मनोनयन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दोनों, या फिर कोई नहीं? अभी तो पढ़ के आए भाई, अभी पढ़ के आए थे। भारत का जो संविधान सभा का गठन किया गया, एक तो वो मनोनयन पे थे, बात एकदम सही है। मैंने बताया था देशी रियासतों के अंदर 10 लाख पर एक कैंडिडेट या फिर एक सीट थे और उनको क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था, मनोनयन किया गया था या मनोनीत किया गया था। देखिए चुनाव अप्रत्यक्ष हो रहा, अभी मैंने बताया, तो ये भी सही है। इसके हिसाब से दोनों कथन एकदम सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। वैसे मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष चुनाव होता। अप्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब है? डायरेक्ट जनता भाग नहीं लिया था, यानी कि जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुने गए थे, उन प्रतिनिधियों ने आगे उन सदस्यों को चुना था। ठीक है, तो दोनों थे भाई, मनोनयन और अप्रत्यक्ष। अगला देखिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? क्या पहला ऑप्शन सूचना की पारदर्शिता, या फिर सूचना का प्रकटन, या फिर ससूचित नागरिकता, या फिर लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, या फिर हाँ ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। देखिए सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड के हिसाब से कीजिए। क्या ए, या फिर ए बी, या फिर ए बी सी, या फिर ए बी सी डी? तो ध्यान रखना 12 अक्टूबर, कौन सी तारीख? 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारत के अंदर कौन सा कानून लागू कर दिया था? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार बोल सकते हो, सूचना का अधिनियम बोल सकते हो। ये पूरा भारत के अंदर 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। देखिए सूचना को पारदर्शिता बनाना एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। भाई सूचना को पारदर्शिता, सरकार के एकदम जो भी कार्य कर रही है उन सबको पारदर्शिता लाने के लिए ही तो ये नियम लागू किया था, और जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए, जवाबदेहिता को प्रोत्साहन देने के लिए। सूचना का प्रकटन एकदम सही है भाई, सूचना का प्रकट करने के लिए ही तो ये लागू होने वाला है। सुसंचित नागरिकता एकदम सही है, और लोकतांत्रिक आदर्श की पावता, लोकतंत्र के अंदर
ये एक सूचना देना बहुत ही आदर्श प्रभुता का संकेत भी है भी। तो ये चारों ऑप्शन एकदम सही है, चारों ऑप्शन एकदम सही है, ए बी सी डी, यानी कि चौथा ऑप्शन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना का अधिकार, सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकट करना, सूचना को नागरिकता के लिए सुसज्जित करना और लोकतांत्रिक आदर्श का प्रभुता स्थापित करने के लिए ही क्या किया था, 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार पूरे भारत के अंदर लागू किया था भाई। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 क्या है, 368 जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली है, तो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका से। उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात, मान लेते हैं या राजस्थान लिखा हुआ है, किसी भी राज्य के पास में अगर राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुशपथन के लिए जाता या फिर आता तो फिर वो विधानसभा क्या करेगी, राजस्थान का एक का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर किसी भी राज्य के पास में भेजा जाएगा तो वो राज्य की क्या प्रतिक्रिया होगी वो देखिए भाई। संविधान का संशोधन कोई बिल है वो फिर केंद्र सरकार पास करती है, संसद पास करती है, उसके बाद में वो राज्य के किसी भी राज्य, भारत में किसी भी राज्य के पास में भेजा जाता है तो फिर उस राज्य की विधान मंडल यानी कि विधानसभा या विधान परिषद क्या उसमें क्या फैसला लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। हाँ भाई, विधानसभा चाहे तो संकल्प उसको पारित कर सकती है, ये बात एकदम सही है। देखिए विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो अस्वीकार भी कर सकती है, पारित कर भी सकती है, पारित ना भी कर सकती है। लेकिन देखिए ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, यह भी तो सही है भाई। संसद अगर कुछ भी संशोधन कर रही है संविधान के अंदर तो राज्य उसके अंदर जो भी कोई अगर सलाह देगा या फिर उसके अंदर क्यों भाई चौधरी बनकर फिर रहा है, भाई राज्य को चौधरी बनना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वैसे भी वहां बात कौन मानने वाला है। अगर राज्य कह भी दे कि यह नहीं ऐसा कर दो, अब ऐसे करेगा कौन, करने वाला वैसे भी कोई है नहीं, इसका मतलब हाँ वो कह ही नहीं सकता भाई। तो ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, वो कह सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कह देगा तो भी कोई मानेगा नहीं, इसलिए संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस हिसाब से तीनों ही ऑप्शन सही हैं और तीनों ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नंबर में दे रखा है ए बी सी के अंदर। तो ध्यान रखना संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है, 368 में संविधान संशोधन, ठीक है ना, यह आप सबको पता होना चाहिए, संविधान संशोधन, ठीक है। उसके अलावा हमने ये प्रक्रिया कहां से ली है, तो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका से हमने ये प्रक्रिया ली है, ठीक है ना। और कभी संविधान संशोधन का पूरा प्रश्न आएगा उस दिन पूरी की पूरी जो संशोधन है संविधान के अंदर वो पूरा का पूरा हम देख लेंगे या फिर उसी क्वेश्चन के अंदर निपटाने की कोशिश करेंगे। 13वां प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग ने कब सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, 20 फरवरी 1947, 23 मार्च 1947, 16 अगस्त 1940 या फिर 30 जून 1948। तो देखिए मुस्लिम लीग क्या होता यह है कि जब आपके माउंटबेटन कैबिनेट मिशन ने तो वैसे भी पहले से ही उसने क्या कर दिया था, साफ मना कर दिया था कि हम भारत पाक विभाजन को नहीं करने वाले, तो ठीक है। और उसी के जब कैबिनेट मिशन ने ये कह दिया तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, उसके बाद में मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई उसके विरोध में देशव्यापी हड़तालें की गई और आंदोलन किया गया और 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का फैसला लिया था और यहां पर 16 अगस्त 1940 को क्या मनाई, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था, ठीक है। उसके अलावा ये 30 जून 1948 आ रखा है क्योंकि 20 फरवरी 1947 को किसने 18 ने घोषणा कर दी थी कि 47 को घोषणा कर दी थी कि हम अगले साल 30 जून 1948 तक हम क्या देने वाले हैं, भारतीयों को सत्ता भारत के हाथ में देने वाले हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां है। तो देखिए क्या प्राकलन समिति वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति वित्तीय समितियां हैं, लोक उपक्रम समिति वित्तीय समिति है, या फिर संसद सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित संयुक्त समिति क्या वित्तीय समितियां हैं। तो देखिए सही उत्तर का चयन कीजिएगा कूट से, क्या ए सी डी वित्तीय समितियां हैं या फिर ए बी डी वित्तीय समितियां हैं या फिर ए बी सी वित्तीय समितियां हैं और फिर बी सी डी वित्तीय समितियां हैं। तो ध्यान रखना, ये तो आपको बता दें
इस प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो ध्यान रखना, प्राकलन समिति कई बार पूछी जाती है और प्राकलन समिति वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति है, लेकिन लोक उपक्रम समिति भी है। लेकिन ध्यान रखना जो डी ऑप्शन है वो नहीं है, क्योंकि ये संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधित संयुक्त समिति यह वित्तीय समिति के अंदर नहीं शामिल है। इसका मतलब एबीसी ऑप्शन एकदम सही है और एबीसी सही ऑप्शन है भैया। कौन सा है? 3 ऑप्शन में एक दे रखा है ए बी सी, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, आप परीक्षा देने जाए तो इन 3 समितियों को बारे में आप पढ़ के जाना। इनका अध्यक्ष, इसमें कितने सदस्य होते हैं, वो सब कुछ आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना होगा, क्योंकि इन समितियों से बार बार प्रश्न आते हैं, ठीक है। चले अगला देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन, डिके बर्ड प्लान भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? क्रिप्स मिशन 1942 या फिर कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर माउंट बैटन योजना 1947, है ना, जून 1947। अब देखिए डिके बर्ड योजना, इसे योजना को डिके बर्ड योजना भी कहा जाता है। इसी योजना का एक नाम है क्या? बाल्कन प्लान, बाल्कन प्लान। और इसी योजना का एक नाम है जून प्लान, जून प्लान, ठीक है। और इसी योजना का नाम है माउंट बैटन योजना, माउंट बैटन योजना, ठीक है ना। ये सभी योजना एक ही नाम है और ये सब कब आती हैं? तो ध्यान रखना कब आती हैं? जून 1947 या फिर 30 जून 1947। 30 जून 1947 को क्या आता है? तो ध्यान रखना 30 जून 1947 को माउंट बैटन योजना को ही क्या कहा जाता है? डिकी बर्ड योजना, बाल्कन योजना, जून प्लान या फिर माउंट बैटन योजना, एक ही नाम है और तीनों चारों का चारों एक ही नाम है। तो ध्यान रखना माउंट बैटन योजना। कैबिनेट मिशन 1946 को आता है, क्रिप्स मिशन आएगा, फिर क्रिप्स मिशन अगर असफल रहा तो फिर बाद में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य था, कौन कौन? एक तो सर पैट्रिक लॉरेंस, यही इसका अध्यक्ष था, किसका? कैबिनेट मिशन का। 2 और सदस्य थे, एक स्टेफोर्ड क्रिप्स था और एक एवी अलेक्जेंडर था, 2 सदस्य थे, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आप सबको पता है। आगे चलते हैं 16 नंबर पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म तय सुमेलित नहीं है? या पूछ रहा नहीं है भी। अब देखिए 240 एक क अंडमान निकोबार द्वीप है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एकदम सही है। अब आप अगला बताइए 240 एक ख क्या लक्षद्वीप है, या फिर 240 एक ग पुडुचेरी है, या फिर 240 एक ग दमन और दीव है। तो अब आपको बताना होगा इनमें से कौन सा एक गलत है। एक तो मैंने बता दिया कि भाई जो पहला ऑप्शन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 240 एक क में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और 240 एक ख में भी लक्षद्वीप है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 240 एक घ जो ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पांडुचेरी या फिर पदुचेरी ये एकदम गलत है, क्योंकि यह एकदम गलत है, क्योंकि 239 एक के अंदर या फिर एक के अंदर किसका वर्णन है? इस पडुचेरी का, भाई पडुचेरी का वर्णन है, आपको यह ध्यान होना चाहिए। और 239 के अंदर, 239 के अंदर जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके अंदर जो प्रशासक की नियुक्ति है वो इसके तहत ही प्रशासक की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं, भाई राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17, संविधान के कितने वाचन हुए थे? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और आपको एकदम यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। क्या 11 हुए थे, क्या 12 हुए थे, 15 हुए थे या फिर 3 हुए थे? एक अधिवेशन से संबंधित आता है और एक आता है वाचन से संबंधित। यह वाचन वाला प्रश्न है, तो ध्यान रखना संविधान सभा के अंदर टोटल कितने वाचन हुए थे? तो वाचन कितने हुए थे? तो ध्यान रखना ये वाचन हमेशा ध्यान रखना 3 हुए थे, 3 हुए थे। तीनों अलग अलग याद रख लेना, ठीक है ना, तीनों अलग अलग याद रख लेना। एक इसको याद रखने का एक बहुत ही बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, पहले वाला दोनों 1948 के अंदर होगा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? 4 नवंबर, 1 मिनट आप डायरेक्ट ही याद रख लो, 4 से
9 नवंबर, क्योंकि दोनों तारीख एक ही है, और यह 1948। कैसे? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। ठीक है, अगला ये सबसे लास्ट वाला ना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि 14 से 26 नवंबर, और यहां पर आपको करना है 1949। पहला वाला 48, नीचे वाला 49, नवंबर 4 9 14 26। ठीक है, अब देखिए यहां वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर, सॉरी यहां पर है 15 नवंबर और यहां पर है 17 अक्टूबर। ठीक है ना, और यहां पर था 1948 और यहां पर था 1949। यह वाला याद करना था। ठीक है, 4 से 9 नवंबर 1948 पहला वाचन, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक सेकंड वाचन चला, और 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक थर्ड वाचन चला था। ठीक है, सबसे कम अवधि तक मेरे हिसाब से ये वाला है, सबसे ज्यादा अवधि तक ये वाला है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वाचन 3 चले थे। ये क्या थे? ये अधिवेशन थे भाई, ये भी अधिवेशन थे, ये भी अधिवेशन थे। अगर तारीख, ध्यान रखना, अगर तारीख 24 जनवरी 1950 अगर अंतिम अधिवेशन की माने तो फिर अधिवेशन 12 होंगे, लेकिन अगर 26 नवंबर 1949 को अगर अंतिम तारीख माने तो अधिवेशन 11 होने वाले। 15 महिलाओं की संख्या थी। ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों आपको कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होना चाहिए। प्रश्न दोनों तरीके से आ चुका है, अगर दोनों साथ में होंगे तो आप 12 करेंगे और नहीं तो 11 करना ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 11, 9, 16, 15। अभी तो देख के आए थे कितने थे, 15 महिला थी। लेकिन ध्यान रखना, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, और प्रथम बैठक के अंदर जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? तो ध्यान रखना, ये महिलाओं की संख्या 9 थी। कितनी थी? 9 थी। ठीक है, लेकिन टोटल 15 थी। पहली बैठक के अंदर 9 महिलाएं उपस्थित हुई थी। 16 क्या थे? तो 16 ध्यान रखना, जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे भाई, तो 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। ठीक है ना, पूरा संविधान तो आप सबको पता होगा 26 जनवरी 1950 को लागू होता। ठीक है, उसी दिन भारत क्या बनता है? गणतंत्र। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। ये कौन से अनुच्छेद में लिख रखा है? क्या 395 है, या फिर 394 है, या 394 है केवल, या फिर अनुच्छेद 393 है? तो अब आप बताइएगा इसका आंसर। तब तक मैं आपको बता देता हूं, 395 के अंदर क्या लिख रखा है? जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है ना, और एक 1935 वाला, दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसे एक्ट के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों को 395 अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया। अगला देखिए, जो 394 है, इसके अंदर क्या लिख रखा है? इसके अंदर तारीख लिख रखी है 26 जनवरी 1950 को क्या होगा? संविधान लागू होगा भाई। संविधान लागू होने की तारीख लिख रखी है, संविधान लागू। ठीक है, यानी कि यहां पर तारीख का उल्लेख कर रखा है। और 394 के अंदर यह बाद में जोड़ा गया था ए से, जिसमें राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का यह कर्तव्य होगा कि वो एक इसकी हिंदी में प्रतिलिपि तैयार करेंगे। किसकी? संविधान की प्रतिलिपि तैयार करेंगे। किसकी? संविधान की। ठीक है ना, यह किसमें लिख रखा है? अनुच्छेद नंबर 394 में। लेकिन अनुच्छेद नंबर 393 के अंदर लिख रखा है कि भारत का संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का एक संविधान। ठीक है ना, यह 393 में लिख रखा है, तो यह सबको पता होना चाहिए। 395 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935, दोनों को समाप्त किया गया। 394 जिसके अंदर तारीख का उल्लेख कर रखा है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा। 394 जो कि प्रेसिडेंट को यह कर्तव्य होगा, जो कि बाद में जोड़ा गया था ये। और 394 प्रेसिडेंट का यह कर्तव्य होगा कि वो एक हिंदी में इसकी क्या कराए? अनुवाद कराए, एक प्रतिलिपि तैयार करे। किसके? संविधान की। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, एच वी आयंगर थे,
फ्रैंक जे एंथनी थे, बे एन राव थे। तो ध्यान रखना संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये तो स्थायी अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। कब चुने गए थे? तो ध्यान रखना ये 11 दिसंबर को चुने गए थे। एच वे आयंगर ये सचिव थे। किसके सचिव थे? एच वे आयंगर किसके थे? संविधान सभा के। फ्रैंक जे एंथनी क्या थे? उपसभापति थे। उपसभापति थे किसके? संविधान सभा के। ये सभी संविधान सभा के हो रहे। लेकिन बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव क्या थे? संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है ना। और एक बात इनके बारे में और इंपॉर्टेंट है, क्या है? और प्रथम भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो भी इन्होंने ही तैयार किया था। प्रथम प्रारूप संविधान का। ठीक है ना। किसने तैयार किया था? बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21, 29 अगस्त 1947 को किसके प्रस्ताव पर प्रारूप समिति का गठन किया गया? तो देखिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी कृष्णा माचारी, एन माधव राव, सत्यनारायण सिन्हा। तो देखिए जो आपके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, वैसे आप सब याद यही रखते हैं कि बी आर अम्बेडकर। नहीं भाई, बी आर अम्बेडकर एकदम गलत है। सबसे पहले जो प्रारूप जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था। और एक कमेटी और थी जिसका नाम था बिजनेस कमेटी। इसने भी सिफारिश की थी और सत्यनारायण सिन्हा के प्रस्ताव पर ही प्रारूप समिति की स्थापना की गई। अब देखिए प्रारूप समिति जिसके अंदर 1+6, ठीक है ना, टोटल 7 ही थे। ठीक है, अम्बेडकर सहित, है ना, 7 ही थे भी। अब देख लेते हैं एक बार। एक तो नंबर 1 है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे ना। और एन गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है ना, अयंगर। ठीक है। उसके अलावा एक थे के एम मुंशी। ठीक है, ये कांग्रेस से थे भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कौन थे? उसके अलावा एक व्यक्ति और था, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अरे भाई मोहम्मद गलत लिख दिया, अरे यार। मोहम्मद सादुल्ला, ये कौन थे? ये आपके ध्यान रखना मुस्लिम लीग से संबंधित थे भाई। मुस्लिम लीग ये एकमात्र थे। ठीक है ना। अब अगला देखिए 2 4 हो गए। अब एक तो था आपके कौन, एक कितना नंबर हुआ? 5 नंबर पर हो गया आपके एन माधव राव। और एक आपके था कौन? टी कृष्णा माचारी, है ना। और देखिए ध्यान रखना, ये तो हमेशा ध्यान रखना, बी एल मित्तल इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो स्वास्थ्य खराब के कारण इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था भाई। इनके कारण इनकी जगह आए थे एन माधव राव। और ये आए थे आपके किसकी जगह? डीपी खेतान। ये डीपी खेतान की जगह आए थे, जिनकी मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए। और एक और थे जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहले लिखना था लेकिन मैंने बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, बी आर अम्बेडकर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या थे? यही इसके अध्यक्ष थे भी, अध्यक्ष। ठीक है। अब देखिए ये सातों के सातों आपको पता होना चाहिए। और स्थापना सबको पता है कब की? 29 अगस्त 1947 को। किसके प्रस्ताव? ये रहा सत्यनारायण सिन्हा। तो ध्यान रखना अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, जो कि कांग्रेस से एकमात्र ये प्रश्न पूछा गया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जो मुस्लिम लीग से संबंधित था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव, जो कि बी एल मित्तल की जगह है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य कारणों की जगह किसने इस्तीफा दिया और उसकी जगह पर कौन आया? तो एन माधव राव है। टी कृष्णा माचारी डीपी खेतान की जगह है, जो कि इनकी यहां पर मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी और इन्होंने इस्तीफा दिया था स्वास्थ्य कारणों को हवाला देते हुए। ठीक है। और बी आर अम्बेडकर इसके खुद के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किस
भाग या पार्ट में किया गया है? भाग सेकेंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ या फिर भाग फिफ्थ? तो ध्यान रखना, मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहां पर कर रखा है? भाग 3 के अंदर, ठीक है, या फिर ये ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर भाग 3 के अंदर वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक? 12 से लगाकर 35 तक, ठीक है, वर्णन कर रखा है। मूल, अब जैसे प्रश्न आ रहे हैं आगे, ठीक है ना, अगले वाले में और देख लेते हैं। अब प्रश्न इसी के आएंगे। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो ध्यान रखना, मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान, मूल संविधान में जो मूल अधिकार थे, मूल संविधान के अंदर जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? कितने थे? तो ध्यान रखना 7 थे भाई, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्रश्न आता है, और वर्तमान में कितने हैं? तो 6 है। अब पूछ क्या रहा है? प्रारंभ में कितने थे? तो 7 थे भाई। कितने थे? 7 थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। समझ में तो आ रहा है ना भाई? बीच में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है क्लास, या क्वेश्चन कैसे हैं वो भी बताने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो उसका साथ में आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। क्या वो 42वां संविधान संशोधन था, या फिर 44वां संविधान संशोधन था, या फिर 52वां संविधान संशोधन था, या फिर 61वां संविधान संशोधन था? तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा था। अब देखिए कई बातें हुई हैं। ये 44वां संविधान संशोधन था, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको क्या कहेगा? संपत्ति के अधिकार को, जो कहां पर वर्णन था? 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार था, ठीक है ना। और फिर यहां से हटाकर इन्होंने क्या कर दिया? कहां पर डाल दिया? 300 क के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। 300 क के अंदर संपत्ति का अधिकार कर दिया, और संपत्ति का अधिकार कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, अब ये विधिक अधिकार है भाई, विधिक अधिकार। पहले मूल अधिकार थे, मूल अधिकार जब तक आपको प्राप्त है तब तक आप दावा कर सकते थे भाई, कोर्ट तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब केवल विधिक अधिकार है, ठीक है ना। तो ये सबसे इसमें बहुत बड़ी बात कर दी। 42वां संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था, ये तो आपको सबको पता है। और 52वां संविधान, 52वां दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची। 61वां संविधान संशोधन जो कि 21 से वोट देने की उम्र 18 वर्ष कर दी थी, वोट देने की उम्र, ठीक है ना। यह आपको पता होना चाहिए, वोट देने की उम्र। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं वापस 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ है। लगभग काफी इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। इसको मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समय हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 1976 में होता है। क्या क्या किया गया? सबसे पहले तो बात यही जोड़ी गई, जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना के अंदर शामिल कर दिए गए। उसके अलावा क्या क्या? तो इसके अलावा इन्होंने मौलिक अधिकारों में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, और वो क्रिया है क्या? इन्होंने ये कर दिया कि जब भी भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा उस समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाएगा, यानी कि निलंबित हो जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके अलावा संसद को इतना पावरफुल बनाया गया, संसद को इतना पावरफुल बनाया गया कि वो संविधान के अंदर कहीं पर भी संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, और उसकी न्यायिक जांच भी नहीं होगी। और ये यहां तक की कर दिया तब। और आपको एक बात बताओगे, जो राज्य सूची के कुछ विषय, नाप तोल है, शिक्षा है, नापतोल है, वन है ना, इन शब्दों को राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची के अंदर लेके आ गए ये विषय। उसके अलावा जो लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष से था, इन्होंने 6 वर्ष कर दिया, ठीक है ना। और इन्होंने एक सबसे बड़ा एक और किया, जो राष्ट्रपति होता है, उन राष्ट्रपति को जो मंत्रिमंडल की जो सलाह होती है उसको इन्होंने एक बार में ही ये कर दिया कि भाई ये सलाह, जो भी सलाह ये देगी मंत्रिपरिषद, जो भी केंद्र सरकार में होगी मंत्रिपरिषद, वो सलाह देगी, तो उसको लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया उसकी सलाह मानने के लिए। लेकिन उसके बाद में वापस 44वां संविधान संशोधन आता है, जो कि मोरारजी देसाई द्वारा यह संशोधन किया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है? वो 1978 में होता है, वो मोरारजी देसाई के समय होता है। उसमें सबसे बड़ा बदलाव, एक तो संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, और एक सबसे वापस से जो राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया था 42वें संशोधन के अंदर, अब राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है वो सलाह।
तो ये एक बात तो जोड़ दी। उसके अलावा जो 352 के अंदर जिन्होंने इसका फायदा उठाकर इन्होंने 352 का दुरुपयोग मान सकते हैं या फिर उनका बहुत ज्यादा ही प्रयोग किया, जो कि आपको पता होगा 352 के तहत आपातकाल लगाया भारत के अंदर, राष्ट्रीय आपातकाल। अब उसकी जगह वहां पर शस्त्र विद्रोह शब्द इसी 44वें संविधान संशोधन जो कि आंतरिक अशांति की जगह लिखा था। तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरे 42वां और 44वां तो आप रट के चला जाना, हर परीक्षा के अंदर 1% यहां से टकता है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित था। 10वीं अनुसूची, ध्यान रखना पहले मूल संविधान के अंदर इसमें कितना था, एक मूल संविधान के अंदर नहीं, ये संविधान संशोधन होके ही तो शामिल कर रहे हैं ना। तो देखिए जिस समय इस संविधान संशोधन किया गया उस समय क्या था, एक तिहाई सदस्य अगर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती थी, लेकिन वर्तमान के अंदर 2/3 है, ठीक है। और 61वां तो आप सबको पता है 21 से 18 वर्ष वोट देने की उम्र कर दी थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन, समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद तक है। तो देखिए अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो देखिए समानता का अधिकार आपके अनुच्छेद नंबर 14 से लगाकर 18 तक है, ठीक है ना। 19 से लगाकर ये तो स्वतंत्रता का है और ये शोषण के विरुद्ध है और ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद नंबर 26वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। क्या अनुच्छेद 14 में दे रखे हैं, अनुच्छेद 19 एक में दे रखे हैं, अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 32 में। तो देखिए अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है भाई, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये एक तो बात आपको पता होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 14 समानता वाले में, और इसमें भी क्या है, विधि का संरक्षण, विधि का शासन, विधि का शासन, ये दोनों शब्द यहां पर है। लेकिन अनुच्छेद 19 एक के अंदर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसी के अंदर है। इसी के अंदर ही तो है देश के अंदर अगर आप बिना शस्त्र के आंदोलन कर सकते हो, देश के अंदर कहीं पर भी अपना व्यवसाय खोल सकते हो, देश के अंदर आप कहीं भी निवास कर सकते हो, ये सब अनुच्छेद 19 एक के अंदर ही है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 14 है वो विधि का संरक्षण, विधि का शासन है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह प्रश्न अलग है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहां पर है, तो वो ध्यान रखना जापान से ली गई है अपने देश में, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, जबकि विधि का संरक्षण, विधि का शासन ये ब्रिटेन से ली गई है, ये वाली ब्रिटेन से अभी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन देखिए, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। क्या अनुच्छेद 20 में है, या अनुच्छेद 21 में है, या अनुच्छेद 22 में है, या फिर अनुच्छेद 24 में है। तो देखिए जीवन एवं व्यक्तिगत जो कि अनुच्छेद नंबर 21 में है, एकदम सही है। अनुच्छेद 24 के अंदर तो 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को हम क्या नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना 6 से 14 वर्ष कल कारखानों में नहीं लगा सकते भी। भारी उद्योग या फिर कल कारखाने जहां से रासायनिक पदार्थ वगैरह निकलते हैं ना, कल कारखानों में प्रतिषेध है, ठीक है ना, प्रतिषेध है ना, मना करता भाई, प्रतिषेध, ठीक है। अनुच्छेद 22 के तहत 24 घंटे अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती भाई, मजिस्ट्रेट, ये है मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 22 के तहत अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के नजदीक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। उसके अलावा जो पुलिस का आने का जाने का वो टाइम उसमें ऐड नहीं होगा, उसके अलावा 24 घंटे, ठीक है। और 21 तो ये हो गया। और देश के अंदर कुछ मामलों के अंदर जब अपराधी को 2 सिद्धि के लिए कुछ यहां पर क्या दे रखी है, राहत दी गई है। अपराधी 2 सिद्धि में 2 सिद्धि है, ठीक है ना, 2 सिद्धि में छूट बोल सकते हो या फिर रात बोल सकते हो। कुछ मामलों में क्या करिए,
जिस समय व्यक्ति की गिरफ्तार होता है या फिर जिस समय उसने कोई जुल्म किया है, जिस समय उन्होंने कोई अपराध किया है, उस समय जो कानून लागू होगा उसी कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। बाद में कानून चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं, उनको वकील से मिलने दिया जाएगा, ये भी वही है, ठीक है, उनको वकील करने दिया जाएगा। उनको जिस समय भारत में कानून व्यवस्था है उसी के अनुसार जो सजा है उस समय वही मिलने वाली। एक ही सजा, एक ही अपराध के लिए दो सजा नहीं दी जा सकती, दो बार उसको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए, अपराध वाला और ये वाला, ठीक है, वकील करने की छूट इसी में, वकील से भी उनको मिलने का अधिकार होगा, ये भी इसी के अंदर है। तो ठीक है, आगे चले। प्रश्न नंबर 28, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि किस अनुच्छेद के अंदर है? क्या अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 29 में? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट जब मूल अधिकारों का निलंबन होता है, मूल अधिकारों पर क्या हनन होता है, तो फिर हाई कोर्ट क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 31 के अंदर संपत्ति का अधिकार है भाई, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। अब देखिए अनुच्छेद 29 है, वो 29 के अंदर क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। किसको है? जो पिछड़े वो अल्पसंख्यक वगैरह उनको है ना, शिक्षा एवं, देखिए शिक्षा एवं संस्कृति जो 29-30 दोनों के अंदर है, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब अगला प्रश्न देखिए, 32 ही है वो जो सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो तो फिर अनुच्छेद 32 के प्रति सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और पूरे अधिकारों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही संविधान की आत्मा है, जो कि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था अनुच्छेद 32 के बारे में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 32 सबसे इंपोर्टेंट है, जो कि आपको सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने वाला है। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, बंदी प्रतिक्षण है, उत्प्रेषण है, परमादेश है, अधिकार पर्चा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये पांचों की पांचों ये जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, राज्य के हाई कोर्ट जारी करते हैं रिटें, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 6 प्रकार की रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट रिट जारी करने में अधिक पावरफुल है, यह भी आप ध्यान रखना। जब भी देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा उस समय सुप्रीम कोर्ट जितने भी रिटें होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ नहीं कर सकता, ये रिटें जारी नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट जारी कर सकता है, चाहे देश के अंदर आपातकाल ही क्यों ना हो। अनुच्छेद 32 की संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो अभी हमने बताया था, जो क्या जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। अभी तो चर्चा करके आए थे, मैंने कहा था ना संविधान की आत्मा किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगला सवाल 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्स के अंतर्गत आता है? तो देखिए, क्या छुआछूत का अनुमूलन है? क्या छुआछूत का अनुमूलन है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, या फिर बाल श्रम पर प्रतिबंध है, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने अनुच्छेद हैं? 2 अनुच्छेद है, एक तो 23 और एक है 24। 23 के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बाल श्रम के क्या है? प्रतिबंध है, यानी कि एक तो आप ध्यान सकते हो बाल श्रम है, बाल श्रम, ठीक है। उसके अलावा बेगार है, ठीक है। उसके अलावा व्यापार, मानव व्यापार, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध, हाँ वो तो ठीक है बाल श्रम वाला, लेकिन ये बाल श्रम यहां नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाल श्रम इस पर्सन से ऐसा शोषण के विरुद्ध अधिकार, दोनों में से ये तो सही है यहां पर, लेकिन यहां पर बेगार है, एक तो व्यापार है, और यहां पर है 6 से 14 वर्ष को बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या नहीं करवा सकते हम? कल कारखाना में बाल श्रम नहीं करवा सकते, या फिर कल कारखानों में काम नहीं भेज सकते। तो बाल श्रम यहां पर आ जाएगा भाई, ठीक है। बाल श्रम यहां आ जाएगा, बेगार यहां आ जाएगा, बेगार पड़ता है, या फिर व्यापार है, और एक आता है ना, क्या आता है उसको, क्या बोलते हैं? बंधुआ मजदूर, बंधुआ पड़ता। तो ठीक है ना, ऊपर वाले 23 में ध्यान रखना, बंधुआ मजदूर,
बेगार प्रथा व्यापार, आप किसी भी बच्चे और महिलाओं को बेच नहीं सकते। बंधुआ मजदूर या बेकार, आप बंधुआ का मतलब होगा किसी को श्रम उपलब्ध कराए बगैर आप काम नहीं करवा सकते, और किसी को उसकी इच्छा से विरुद्ध भी आप कार्य नहीं करवा सकते। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसे कल कारखाने जहां पर प्रदूषित जहरीली गैसें निकलती हो, या पर चाहे आप फटाकों की दुकान हो जाए या फिर फटाकों का गोदाम हो जाए, तो वहां पर नहीं लगाया जा सकता। यहां पर बाल श्रम कराने की बात बोल रहा है, बाल श्रम आप नहीं करा सकते छोटी उम्र में बच्चों को, लेकिन घरेलू कार्य के अंदर यह नियम लागू नहीं होने वाला है। 31 का शिक्षा का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? क्या अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 22 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत? तो ध्यान रखना, शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, वैसे ये 3 जगह भाई, तीनों जगह एक साथ में देख लेते हैं। मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद नंबर 45 के अंदर है, क्या लिख रखा है? 6 वर्ष आरंभिक शिक्षा। आरंभिक शिक्षा जवाबदारी किसकी होगी? राज्य सरकार की, ठीक है, राज्य सरकार। अब देखिए हुआ ये जो ये अनुच्छेद है, इस प्रश्न का आंसर अनुच्छेद 21A हो गया। अब देखिए 2 चीजें बाद में ऐड की गई, एक तो 2 चीजें बाद में ऐड की गई, और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान और संशोधन। ये कब होता है? ये ध्यान रखना 2002 के अंदर हुआ था। अब इसके द्वारा 2 चीजें ऐड कर दिया, एक तो 21 कौन सा था? 21A, ठीक है, और एक कौन सा था? और एक था मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है। दोनों जगह क्या लिख रखा है? यहां पर लिख रखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? यहां पर है माता पिता, ठीक है, और यहां पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी फिर से किसकी? राज्य सरकार की, लेकिन दोनों जगह निःशुल्क है भाई, ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार यह तो मूल संविधान के अंदर था, जब नीति निर्देशक तत्व भाई, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के अंदर पहले से ही 45 अनुच्छेद के अंदर 6 से 6 वर्ष तक बच्चे की आरंभिक शिक्षा है वो राज्य सरकार करवाएगी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2 जगह जोड़ दिया। एक तो 11वां मूल कर्तव्य संविधान के 4 भाग में 51 के अंदर दे रखे हैं। मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य नहीं थे, बाद में जोड़े गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। ध्यान रखना 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002 के अंदर। अब देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क पढ़ाने की या फिर बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी माता पिता की, लेकिन 21A के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, ठीक है। वहां पर निःशुल्क है। अब घर वाले तो वैसे भी क्या निःशुल्क क्या होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, 32वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान भाग में वर्णित है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 4, भाग 5, भाग 6। अब देखिए नीति निर्देशक, 3 प्रश्न बार बार आते हैं। एक तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, एक आता है मूल अधिकार, और एक आता है भाई कौन सा? मूल कर्तव्य। अब देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 के अंदर है। ये वाला जो ये प्रश्न पूछ रहा है, इस हिसाब से ये प्रश्न एकदम आंसर सही है। लेकिन मूल अधिकार कौन से भाग में? तो भाग 3 में है। लेकिन मूल कर्तव्य किसमें है? तो भाग 4 के 51 के क में या फिर ए में। यह चीज आपको याद होनी चाहिए। नीति निर्देशक तत्व ये यहां पर है। अनुच्छेद यहां पर पूछे तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से 51 है। यह अनुच्छेद पूछे तो कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और यह तो आपको पता होगा मूल कर्तव्य 51 क एब के अंदर शामिल किया गया। अभी हम पढ़ गए यहां पर 10 मूल कर्तव्य ही शामिल किए गए थे, लेकिन 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीपीएसपी का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया? क्या अमेरिका से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, फ्रांस से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया है? तो ये पूछ रहा है अमेरिका से। हमने क्या लिया? मूल अधिकार लिया भाई, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। उसके अलावा क्या लिया है? प्रस्तावना की भावना लिया है, प्रस्तावना ली है। आपके प्रस्तावना की भावना बोल सकते हो, प्रस्तावना की भावना बोल सकते हो। उसके अलावा न्याय का पुनरावलोकन लिया है, न्याय का पुनरावलोकन भी लिया है। और क्या लिया है?
और क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था ली है, संसदीय प्रणाली। उसके अलावा क्या लिया है, यहां पर एकीकृत न्याय व्यवस्था भी ली है, यहां से स्वतंत्र न्यायपालिका, या स्वतंत्र न्यायपालिका तो यहां से ली है, लेकिन यहां से एकीकृत न्यायपालिका, न्याय प्रणाली लिए बोल सकते हो आप। और क्या लिया है, और क्या लिया है, अरे इकहरी नागरिकता ली है, इकहरी नागरिकता ली है। और क्या लिया है, इकहरी नागरिकता, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके अलावा फ्रांस से, देखिए फ्रांस से हमने 3 शब्द लिए हैं, एक तो स्वतंत्र और समानता, भाईचारा, समानता और भाईचारा, ये तीनों शब्द हमने कहां से लिए, तो फ्रांस की क्रांति से लिए। लेकिन आयरलैंड से हमने क्या लिया है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड से लिए, ये आपको पता होना चाहिए। 34वां प्रश्न, अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व, अब आपको बताना है अनुच्छेद 37 के अनुसार क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ध्यान से देख लेना भाई, क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के अंदर परिवर्तनीय नहीं है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या नीति निर्देशक परिवर्तनीय है या नहीं है। तो देखिए शासन के लिए मौलिक है, मतलब जरूरी है, यानी कि ये तो सही है, मतलब नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, मूल अधिकार परिवर्तनीय है, नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, और शासन के लिए मौलिक भी है। दोनों कथन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही कथन सही है, और सही विकल्प भाई पूछ रहा है भाई, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में, 38 में, 39 में, 43 में या फिर 42 में, बताइएगा। अनुच्छेद नंबर, ध्यान रखना 39 के अंदर क्या लिख रखा है, 39 के अंदर ही लिख रखा है समान रोजगार। एक तो समान रोजगार, महिला पुरुषों को दोनों को समान रोजगार उपलब्ध कराएगा, समान वेतन उपलब्ध कराएगा, समान वेतन उपलब्ध कराएगा। उसके अलावा जो भी समान भौतिक संसाधन का, समान भौतिक संसाधन, यानी कि भौतिक संसाधन जो भी राज्य के अंदर है उनका सबका इस प्रकार से वितरण किया जाएगा जिससे कि पूरे राज्य की रहने वाली जनता या फिर निवास करने वाले लोगों की पूरों के हितों की क्या हो, पूर्ति हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 42 के अंदर क्या था, 42 के अंदर आपको पता होगा कार्यस्थल पर मानवोचित न्याय व्यवस्था बोल सकते हो, ठीक है ना। और क्या था, 38 के अंदर क्या था, 38 के अंदर राज्य है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों तरह के न्याय की सही ढंग से व्यवस्था करेगा जिससे कि पूरे नागरिक जो भी राज्य के अंदर निवास कर रहे हैं उन सबको न्याय मिल सके, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। और 39 हो गया। 43 के अंदर क्या था, 43 के अंदर क्या था, राज्य कुछ क्या होने वाला, निर्वाह मजदूरी, न्यूनतम या फिर कुछ मामलों में निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाएगा, निर्वाह मजदूरी है ना, तो निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराएगा। अपने प्रश्न का आंसर है। और 43A और बी भी जोड़ा गया, बी के अंदर वो सहकारी वाला है और सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहन देना जो कि 43B के अंदर है, जबकि 43A के अंदर क्या जोड़ा गया है, तो ध्यान रखना 43A के अंदर जो भी कल कारखाना है या उद्योग है उनके अंदर मजदूरों को अंदर भी क्या देना चाहिए, प्रबंधन। तो ध्यान रखना अपना प्रश्न का आंसर 39 है। अब आप बता दीजिएगा 39A में क्या है। ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, क्या अनुच्छेद 38 में, 39 में, 40 में या फिर 41 में। तो ध्यान रखना 38 तो अभी हम पढ़ के आए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तीनों प्रकार के जो न्याय हैं उन सबको राज्य के अंदर निवास करने वाली उन जनता को सबको क्या मिलना चाहिए, समान तरीके से न्याय मिलना उपलब्ध चाहिए। 39 के अंदर हमने अभी पढ़ गए भाई, समान जो भी महिला और पुरुष निवास कर रहे हैं राज्य के अंदर उनको समान रोजगार मिलना चाहिए, उनको समान वेतन मिलना चाहिए, उनको जो भी राज्य के अंदर भौतिक संसाधन है उन सबका इस प्रकार से वितरण होना चाहिए जिससे कि सारी जनता के हितों की क्या हो, पूर्ति हो। तो ये भी बात पक्का है। और उसके अलावा भी एक था, ये जो महिलाओं और बच्चों के लिए सामर्थ्य के अनुसार क्या होना चाहिए, कार्य की व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी 39 के अंदर है। और बच्चों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी योजनाएं या फिर कल्याणकारी योजनाएं भी जारी करेगा इसके अंदर 39 के अंदर। लेकिन 40 के अंदर ही पंचायतों का संगठन का वर्णन कर रखा है। 41 के अंदर अभी हम पढ़ के आए थे क्या, 41 वो 43 पढ़ा था, 41 के अंदर ये लिख रखा है राज्य कुछ विशेष शिक्षा या फिर सार्वजनिक सहायता उपलब्ध करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए 33 में अनुच्छेद नंबर 44 किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता,
ग्रामीण उद्योग, न्यायालय, न्याय संगत कार्य परिस्थितियां या फिर पर्यावरण संरक्षण। तो ध्यान रखिएगा, आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 44 पूछा जाता है और अनुच्छेद 44 के अंदर लिख रखा है समान नागरिक संहिता, यानी कि भारत के अंदर चाहे क्रिमिनल लॉ हो या चाहे सिविल लॉ हो, दोनों यानी कि आपराधिक मामले या फिर सिविल मामले दोनों है वो सभी व्यक्तियों के लिए समान होना चाहिए ना। तो ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बाकी तो पर्यावरण संरक्षण वाला अभी आगे आ जाएगा, 48A है भाई, ठीक है ना। ये आ गया अगला प्रश्न, पर्यावरण वन एवं वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्या अनुच्छेद 48 में है, या फिर अनुच्छेद 48A में है, या फिर अनुच्छेद 49 में है, या फिर 50 के अंदर है? अब देखिए यह प्रश्न है ना, इस प्रश्न के अंदर 48 के अंदर लिख रखा है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन, और 48A के अंदर ही लिख रखा है पर्यावरण वन वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जाए। और 48 के अंदर ही आपको बता दें एक और लिख रखा है जो नस्ल गाय पशुओं की नस्ल सुधारना, पशुओं की नस्ल सुधार और नस्ल सुधार। उसके अलावा जो कृषि में कृषि के अंदर जो वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग है वो भी 48 के अंदर है। 49 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक, जो भी राष्ट्रीय महत्व के, जो भारत में राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है उन सब का सुरक्षा रखना या फिर उन सब का संरक्षण करना अनुच्छेद नंबर 50 के अंदर है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्मारक का संरक्षण, ठीक है ना। यह बात लिख रखी है कहां पर? अनुच्छेद नंबर 49 और 50 के अंदर लिख रखा है कार्यपालिका, कार्यपालिका या फिर विधायिका बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कार्यपालिका है और न्यायपालिका का, न्यायपालिका का अलग अलग, अलग अलग बोल सकते हो या पृथक्करण बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 हो गया। अब चलो आगे 39वां प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का निर्देश किस अनुच्छेद में था? जो कि मौलिक अधिकार बनने से पहले था, हाँ मौलिक अधिकार बनने से पहले था। तो ध्यान रखना अनुच्छेद अभी हम पढ़ के ही आए थे, अनुच्छेद नंबर 45 के अंदर 6 वर्ष तक, कब तक? 6 वर्ष तक जो आरंभिक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा? आरंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा, बच्चे की आरंभिक शिक्षा 6 वर्ष तक, जिसको कौन करेगा? जिसको कौन कराएगा? राज्य सरकार। ये जवाबदारी किसकी है? तो राज्य सरकार की है। ये हम नीति निर्देशक तत्व पूरे के पूरे पढ़ चुके हैं आज, ठीक है ना। अब 40 में तो क्या लिख रखा है? SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर आर्थिक दृष्टि से अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उनको आर्थिक पैकेज भी उपलब्ध कराएगी या फिर उनके लिए आर्थिक योजनाएं बनेगी। उसके अलावा 41 हमने पढ़ लिया। 47 के अंदर ये लिख रखा है जैसे राज्य है वो निवास करने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारेगी, उनको पोषाहार, अच्छा पोषाहार उपलब्ध कराएगी। उसके अलावा जो मादकीय पदार्थ है वो जो मादकीय पदार्थ है जैसे शराब वगैरह उनको बंद करवाएगी। और नशीली दवाओं का अगर कहीं पर दिखाई दे रहा है, फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने लगे हुए तो उनको भी बंद करवाएगी। तो ध्यान रखना इसके अंदर 47 के अंदर ये SC ST से, SC ST के अगर SC ST का कोई अगर उनके आर्थिक स्थिति कमजोर है या फिर उनको आर्थिक सहायता या पैकेज भी उपलब्ध करा सकती है इसके अंदर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। और 47 के अंदर एक बढ़िया पोषाहार या फिर उसका जीवन स्तर सुधारने के लिए अच्छा जीवन स्तर, ये इसमें है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो अच्छा पोषाहार, पोषाहार और उच्च जीवन स्तर, जीवन स्तर। और इसके अलावा मादक पेय पदार्थों पर प्रतिषेध, मादक पेय पदार्थ, पेय पदार्थ प्रतिबंध, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अपना प्रश्न का आंसर 45 है। अगला देखिए 40वां प्रश्न आ गया। शराब का सेवन पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है भाई? 40, 47, 48 या फिर 49? तो ध्यान रखना 46 में तो हम पढ़ के आ चुके हैं, SC ST वाला मामला था। SC ST के रूप में इनको अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनको आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराएंगे, उनकी आर्थिक सहायता देंगे। शिक्षा से संबंधित अगर कुछ दिक्कत आ रही है उनमें तो उनको भी वो उपलब्ध कराने वाले। 47 ही वो अनुच्छेद था जिसके अंदर शराब के ऊपर, सेवन के ऊपर राज्य सरकार रोक लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 48 के अंदर कृषि एवं पशुपालन था, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है ना। इसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग या फिर नस्ल सुधार संबंधित है ना। 49 के अंदर राष्ट्रीय स्मारक की जो वस्तुएं हैं, राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुएं हैं उनका क्या करना? संरक्षण करना। अगला देखिए 41वां, गोवंश एवं अन्य दुग्ध उत्पादक पशुओं का वध पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है?
तो ध्यान रखना 48 या फिर 48A या फिर 49 या फिर 50। अभी तो पढ़ गया है 48A के अंदर था पर्यावरण, पर्यावरण था, पर्यावरण एवं वन्य जीव एवं वन्य जीव का क्या संरक्षण, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर तो था पहले ऑप्शन की था भाई गोवंश या फिर अन्य दुग्ध उत्पादक पशुओं पर प्रतिबंध, ये सब इस 48 के अंदर था भाई। बूचड़खानों पर भी रोक इसी के अंदर भाई। 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को और 50 के अंदर कार्यपालिका विधायी का पृथक्करण। 42 के अंदर देखिए अनुच्छेद 50 किस बारे में, तो ये तो अभी पढ़ गया है भाई, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 43वां अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन किस अनुच्छेद में है? 48 है, 49, 51 और ये कौन सा हो गया, ये भाई इतना ही है ना, या 43 कर दो या कितना एक कर लो तो ठीक है। तो अब देखिए 50 हम पढ़ के आ चुके हैं, 48 के अंदर तो है नहीं, क्योंकि 48 के अंदर 48 के अंदर पर्यावरण संरक्षण है ए वाले में, तो 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक को उनका संरक्षण करना, 51 के अंदर है वो ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करना, कैसे स्थापित करना, 43 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। डीपीएसपी का वर्गीकरण गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के किसने किया था? क्या अम्बेडकर ने किया था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने किया था, या फिर केटी शाह ने किया था, या फिर बीएन राव ने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना ग्रैनविल ऑस्टिन होगा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों में इनका वर्गीकरण किया था। किसका? नीति निर्देशक तत्व। अगला 45वां प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 38 तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया किस बात पर जोर देता है? स्वतंत्र न्यायपालिका, असमानताओं को न्यूनतम करना, या फिर समान नागरिक संहिता, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। तो ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 38 मैंने पहले भी बताया था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से राज्य उन सब का एक न्याय उपलब्ध कराएगा। तो इसके अंदर तो सीधी सी बात यही है कि असमानताओं को लगभग क्या करना चाहिए? न्यूनतम करने के लिए, ठीक है ना, असमानताओं में न्यूनतम करना। समान नागरिक संहिता 44 है भाई, ठीक है। और ये तो नशीले पदार्थ वाला कौन सा है? 43। 46 डीपीएसपी पर आधारित पहला संविधान संशोधन कौन सा था जिसमें 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी? ये कौन सा था? तो ध्यान रखना, क्या पहला संशोधन 1951 था, चौथा संशोधन 1955 था, या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 था, 44वां संविधान संशोधन 1978 था? ये खुद पूछ रहा है पहला संशोधन, तो फिर इतना क्या हो जाएगा? पहला ही होगा, पहला संविधान संशोधन 1951 वाला, ठीक है। 43वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 जिसके अंदर मूल ढांचे का परिभाषा, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था, और चंपकम दोराराजन केस 1951। और इसी के अंदर कहा था कि भाई मौलिक अधिकार है वो नीति निर्देशक एक दूसरे के पूरक है भाई, समान नहीं है, मतलब एक दूसरे के पूरक है, विपरीत है ना। अब देखिए 48वां प्रश्न, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना कार्य का अधिकार, या फिर शिक्षा, या फिर सार्वजनिक सहायता, समान नागरिक संहिता, या फिर पर्यावरण संरक्षण, या फिर नशा निषेध। देखिए नशा निषेध 43, पर्यावरण संरक्षण 48A, ठीक है। समान नागरिक संहिता 44, और लेकिन कार्य का अधिकार, ध्यान रखना कार्य का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, कार्य का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता अनुच्छेद नंबर 41 के अंदर वर्णन कर रखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 49 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा और आर्थिक हितों में अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य कमजोर वर्गों का संवर्धन शिक्षा किस अनुच्छेद में? अभी बताया था ना, आर्थिक रूप से भी और ध्यान रखना शिक्षा के रूप में भी। ध्यान रखना शिक्षा और आर्थिक दोनों दृष्टि से अगर शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब दोनों अगर कुछ दिक्कत आ रही है, या फिर उनको मैं कुछ उन वर्गों का अगर संवर्धन करना है, तो राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, या फिर उनको पैकेज देगी, या फिर ऐसी योजनाएं बनाएगी। वो कौन सा अनुच्छेद है? ध्यान रखना अनुच्छेद नंबर 46 है। शिक्षा और आर्थिक हितों में अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य कमजोर वर्गों का, इसके अलावा अन्य कमजोर वर्ग भी इसमें शामिल कर रखे हैं। तो शिक्षा और आर्थिक हित ध्यान रखना, ठीक है ना। 46 के अंदर शिक्षा और आर्थिक हित दोनों है भाई, ठीक है ना। शिक्षा, आर्थिक हित, एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के उनके हितों की संरक्षण करने के लिए या संवर्धन करने के लिए सरकार कदम उठाएगी, या फिर क्या लिख रखा था?
अगला प्रश्न 50वां प्रश्न देखिए, संविधान सभा में डीपीएसपी को भारत का सामाजिक क्रांति का उपकरण किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा, या फिर के.टी. शाह ने कहा, या पटाभी सीताराम मैया ने कहा? तो ध्यान रखना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ही कहा था कि भारत के सामाजिक क्रांति के जो उपकरण है वो संविधान सभा के कौन है? डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। आज का लास्ट क्वेश्चन 51 हो गया भाई। चपकम दोरा राजन केस जो कि 1951 में आया था, जो कि डीपीएसपी से क्या संबंध बताता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने डीपीएसपी को मौलिक अधिकार से ऊपर माना? सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, डीपीएसपी को न्यायालय में पर्वतनीय माना, अनुच्छेद 51 को लागू किया गया, तो कौन सा माना? तो ध्यान रखना, इसी के अंदर बताया था, अभी प्रश्न गया है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, और इसी के अंदर कह दिया, जो चंपकम दोरा राजन वाला केस है, इसी के अंदर कहा सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को क्या दी है? प्राथमिकता दी है भाई, मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, किस केस में? चंपकम दोरा राजन केस 1951, चंपकम दोरा राजन केस 1951, जिसके अंदर क्या किया गया? मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। ये थे अपने प्रश्न। कैसे लगे आपको ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपको ये सेशन कैसा लगा। अगली क्लास फिर आने वाली है ऐसी, तो ध्यान रखिएगा। लगातार हमारी ऐसे ही सीरीज चल रही है। अगर आप ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया लग रहा है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा लगातार हमारी सीरीज जारी है। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिएगा, लगातार तैयारी जारी रखेगा, बीच में मत छोड़ेगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं वही आगे भी निकलते हैं। तो आप बीच में अपनी परिश्रम को ना छोड़े, बिना रुके बिना थके लगातार ऐसी परिश्रम करते रहे। सफलता एक न एक दिन जरूर आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। अगले वीडियो ऐसा ही मिलते हैं, ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन के साथ में।